हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप। दोस्तों, भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे आता है, आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो की सहायता से आप लोग फेयर नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। सिर्फ आप लोग अपनी एक फेयर नोटबुक बना लीजिएगा और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा टॉपिक वाइज। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भूकंप। भूकंप अर्थक्वेक कैसे आता है देखेंगे दोस्तों। भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का कांपना। भूकंप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो दोस्तों होता है पृथ्वी का कांपना, अर्थात पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण भूपटल पर उत्पन्न होने वाले आकस्मिक कंपन को भूकंप कहा जाता है। दोस्तों, कहने का मीन्स ये है, पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। उसके अंदर कई प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण पृथ्वी में कुछ कंपन होता है, जिसे दोस्तों हम लोग भूकंप कहते हैं। दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट, भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन भूकंप विज्ञान, हिंदी में बोलेंगे भूकंप विज्ञान, और इसको इंग्लिश में सीस्मोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि भूकंप का अध्ययन किस में करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं सीस्मोलॉजी में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है, भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब भूकंप आता है या भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग दोस्तों भूकंप मापी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे भूकंप मापी, इंग्लिश में सीस्मोग्राफ कहते हैं दोस्तों उसको। दोस्तों, अगला पॉइंट है भूकंप की तीव्रता। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। दोस्तों, भूकंप को मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल होता है जिसमें रीडिंग होती है 0 to 9। 0 to 9, उसमें 0 से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रीडिंग ली जाती है। दोस्तों, जैसे मान लो 2 से लेकर 3 तक रीडिंग पहुंची, तो पिछली रीडिंग से जब हम कंपेयर करते हैं तो दोस्तों 10 गुना ज़्यादा भूकंप आता है। दोस्तों, यहाँ लिखा है मैंने, प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई से 10 गुना अधिक होती है। मतलब भूकंप 10 गुना अधिक तेज होता है, विनाशकारी होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टर स्केल का आविष्कार। दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रिएक्टर स्केल का खोजकर्ता कौन है, किसने डिस्कवरी की थी, तो दोस्तों ये थे चार्ल्स रिएक्टर। कौन है दोस्तों? चार्ल्स रिएक्टर। 1935 में खोज हुई थी और इसी से मेजरमेंट किया जाता है, मीन्स दोस्तों रीडिंग ली जाती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, ये माइंड में रखना है कि पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है भूकंप मूल। दोस्तों, भूकंप मूल किसे कहते हैं? इंग्लिश में फोकस होता है। भूकंप मूल दोस्तों उस बिंदु को कहते हैं जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। मीन्स जहां भूकंप आता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। हिंदी में क्या होगा दोस्तों? भूकंप मूल। देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं।
अधिकेंद्र। दोस्तों अधिकेंद्र क्या होता है, इसे इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं। तो इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ समझेंगे, थोड़ी सी जगह है हमारे पास, तो यहाँ हम समझते हैं कि एपिसेंटर क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए ये जमीन है, ये अर्थ के अंदर का पार्ट है, तो जो भूकंप आता है वो हमेशा अर्थ के अंदर ही आता है। मान लीजिए यहाँ से तरंगे उठी, भूकंप यहाँ आया, क्योंकि जिस प्लेस पर भूकंप आता है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। दोस्तों इसके ठीक ऊपर ये अर्थ, ये यहाँ पर क्रस्ट भाग है, ये क्रस्ट है दोस्तों, भूपर पट्टी है। तो जहां से भूकंप आता है उसके ठीक ऊपर के बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है एपिसेंटर। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, अधिकेंद्र एपिसेंटर, भूकंप मूल के ठीक ऊपर। भूकंप मूल का मतलब जहां पर भूकंप आया है, ये ठीक ऊपर जहां पर भूकंप तरंगों का सबसे पहले अनुभव होता है, सबसे पहले अनुभव किया जाता है दोस्तों, उसे अधिकेंद्र कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम लोग एपिसेंटर कहते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, सुनामी। दोस्तों सुनामी क्या होती है, सुनामी भी एक प्रकार का भूकंप होता है, लेकिन जब समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो दोस्तों उसे हम लोग नाम देते हैं सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है, इसको दोस्तों आपको माइंड में रखना है, पेपर में कई बार पूछा गया है सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जो है वो एक जापानी शब्द है। दोस्तों एक बात और, क्वेश्चन पूछा जाए अगर किस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर भी जापान होगा। जापान देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। सुनामी में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ लिखा है सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को, सागर के अंदर जो लहरें उत्पन्न होती हैं, लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। दोस्तों समुद्र के अंदर, सागर के अंदर जब भूकंप आता है तो उसे हम लोग सुनामी कहते हैं, और ये जापान में होता है ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रखे हैं हमने, एक लिखा हुआ है टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म क्या होता है, टेक्टोनिज्म का मीन्स होता है जब पृथ्वी के अंदर जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब वो खिसकती हैं, मीन्स अपनी प्लेस से हटती हैं या फिर आपस में टकराती हैं, तो उस प्लेस पर भूकंप उत्पन्न होता है, और उसी को दोस्तों नाम दिया गया है टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म क्या होता है, जब दो प्लेटें आपस में आके टकराती हैं तो उसको बोला गया है टेक्टोनिज्म। दोस्तों देखो यहाँ लिखा है भूकंप आने के कारण, मीन्स भूकंप किन किन कारणों से आता है, पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने और टकराव के कारण। पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब वो अपनी प्लेस से खिसकती हैं या आपस में टकराती हैं तो उसी को दोस्तों टेक्टोनिज्म कहा गया है। क्या कहा गया है, टेक्टोनिज्म, टेक्टोनिज्म। दोस्तों ये ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी बहुत तेजी से मूव हो रही है, बहुत तेजी से मूव हो रही है, इस कारण ऐसा होता है। दोस्तों अगला लिखा है रेडॉन। रेडॉन मैंने इसलिए लिख रखा है बोर्ड पर, क्वेश्चन में पूछा जाएगा जब भूकंप आता है तो भूकंप आने से पहले, लगभग जब आने ही वाला होता है, कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों रेडॉन गैस एक ऐसी गैस है जो एक अक्रिय गैस मानी जाती है। दोस्तों जब भूकंप आता है तो इस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ये आया हुआ है, इसलिए माइंड में रखना है। दोस्तों लिखा है ज्वालामुखी के फटने से भूकंप आने की एक वजह कहीं ना कहीं ज्वालामुखी को भी माना जाता है। ज्वालामुखी फटता है तो बहुत विस्फोट होता है, पृथ्वी पे कंपन होता है और पृथ्वी पे भूकंप आता है, तो ज्वालामुखी फटना भी भूकंप का कारण माना जाता है। दोस्तों अगला जो कारण है वो है हिमखंड। हिमखंड बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ टाइप के होते हैं, जब वो अपनी प्लेस से खिसकते हैं ना तो दोस्तों वहाँ पर भी भूकंप आता है। ये भूकंप आने के कुछ कारण हैं।
दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। भूकंपीय तरंगे। दोस्तों जो भूकंपीय तरंगे होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। सबसे पहली होती है प्राथमिक तरंग, जिसे हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं, पी वेव्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर की जो तरंग होती है उसे हम लोग द्वितीयक तरंग कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, एस वेव के नाम से जानते हैं। दोस्तों तीसरी जो वेव्स होती है उसको हम लोग एल वेव्स के नाम से जानते हैं। एल वेव्स को हम लोग लव वेव्स भी कहते हैं। दोस्तों लव वेव्स क्यों कहा जाता है, इसका यह रीज़न है दोस्तों, क्योंकि जो एल वेव्स थी ये HD लव नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। वैज्ञानिक का नाम था HD लव, इसलिए दोस्तों उसका नाम क्या रख दिया गया, लव वेव्स रख दिया गया। तो दोस्तों आज हम लोग समझेंगे इन 3 वेव्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो प्राथमिक वेव्स है, प्राथमिक वेव्स क्या होती हैं, ये तरंगे। दोस्तों जो पहले नंबर की तरंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तरंगे, दोस्तों थोड़ा सा मूव कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ना दिखाई दे रही हो। देखिए दोस्तों अब आपको ये तरंगे दिखाई देंगी। देखिए दोस्तों ये तरंगे अब आपको दिखाई देंगी। ये तरंगे सबसे पहले अनुभव की जाती हैं। जो पी वेव्स होती हैं ये सबसे पहले अनुभव की जाती हैं। औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो वेव्स होती हैं प्राइमरी, इनकी औसत स्पीड होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये एवरेज स्पीड है। दोस्तों जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये तीनों माध्यम में चलती है। माध्यम का मतलब ठोस माध्यम, तरल माध्यम, गैस माध्यम। तरल मीन्स लिक्विड, इट मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में भी चल सकती हैं, ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं और गैस में गमन करती हैं। तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि जो प्राथमिक तरंगें होती हैं वो किस किस माध्यम में चलती हैं। दोस्तों ठोस में, द्रव में, गैस में संचरण कर सकती हैं। दोस्तों अगला है ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। दोस्तों जो पी वेव्स होती हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं और इन्हें ध्वनि तरंगे भी ध्वनि तरंगे के लिए प्रतीत होती हैं। मीन्स ध्वनि तरंगे के समान प्रतीत होती हैं। जो पहली वाली वेव्स होती हैं इन्हें हम लोग ध्वनि तरंग के समान प्रतीत मानते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर की जो वेव्स है, दूसरे नंबर की वेव्स हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स ये पी तरंगों के बाद अनुभव की जाती हैं। मीन जो प्राइमरी तरंगे होती हैं उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो अनुभव हम लोग करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एस वेव्स। दोस्तों इनका औसत वेग होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। सेकेंडरी वेव्स होती हैं एस वेव्स, इनकी औसत स्पीड कितना होती है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों यह केवल ठोस में संचरण करती है। यह क्या संचरण करती है, ठोस में। ये अनुप्रस्थ तरंगे तथा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और इन्हें प्रकाश तरंगों के समान माना जाता है, प्रकाश तरंगों के समान प्रतीत होती हैं। दोस्तों अगला है ये सबसे बाद में अनुभव की जाती हैं। दोस्तों तीसरे नंबर की जो वेव्स है उसका नाम लव वेव्स है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद ही अनुभव की जाती हैं। दोस्तों इनकी जो औसत स्पीड है, औसत वेग है वो 1.5 से 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। आप पढ़ेंगे 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। यह केवल धरातल पर संचरण करती है। दोस्तों ये ध्यान रखना, जो लव वेव्स होती हैं ये केवल धरातल पर ही रहती हैं और वहीं पर संचरण करती हैं। दोस्तों इनकी तीव्रता सबसे अधिक और सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है।
मीन्स जो आपकी लव वेव्स होती हैं इनकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी मानी जाती है। मीन्स यदि हम लोग तुलना करें प्राइमरी वेव्स से, मतलब जो प्राथमिक वेव्स हैं, और दूसरे नंबर की जो एस वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, उन दोनों से यदि हम लोग तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी वेव्स माना गया है लव वेव्स को। सॉरी। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि एल वेव्स की खोज किसने की थी? एच.डी. लव ने की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एल वेव्स। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा। एक छोटा टॉपिक था, छोटा ही सही, बट इससे 1 नंबर कंफर्म हो जाता है। और सबसे पहले आप लोग 3 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी में अध्ययन करते हैं भूकंप का। सीस्मोग्राफी ये यंत्र होता है, और एक होता है रिएक्टर स्केल। दोस्तों एक रिएक्टर स्केल होता है जिससे कि रीडिंग ली जाती है भूकंप। तो दोस्तों ये 3 ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? तो भूकंप प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में आते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।